आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है, यदि आप इस सीरीज से जुड़ चुके हैं तो क्या है मकसद इसका। और जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग नए हैं, मैं चाहूँगा कि इसका पहला एपिसोड देखें। इस अंकगणित की जो सीरीज स्टार्ट हुई है, आप पहले इसका पहला एपिसोड देखें और फिर आगे के एपिसोड पे कंटिन्यू करें। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का जो कंसेप्ट है वो क्या है, या उस कंसेप्ट को समझेंगे कि आज का कंसेप्ट क्या है। उस कंसेप्ट से संबंधित जो बनने वाले प्रश्न हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले उस कंसेप्ट को समझेंगे और उस कंसेप्ट से बनने वाले प्रश्न को समझेंगे, और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस कंसेप्ट का सहारा लेकर के जो एग्जामिनर है वह किस प्रकार का खेल हमारी परीक्षाओं में हमारे साथ खेल सकता है। तो हम एग्जामिनर के उस मानसिकता को पकड़ने की कोशिश करेंगे और उस बेहतरीन स्किल की तरह भी डेवलप करने का प्रयास करेंगे, अग्रसर होंगे, जहां से हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं बल्कि ऑप्शन को सेलेक्ट करने में दक्षता प्राप्त होगी। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का जो कंसेप्ट है वो क्या है। और आपसे आग्रह है कि बड़े ही इत्मीनान तरीके से आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि सीखना एक स्लो प्रोसेस है, और जब आप सीख लेंगे तब तो आप प्रश्नों को यूं ही कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के सुनहरे से कंसेप्ट की तरफ, और एक एक कंसेप्ट बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आज का जो कंसेप्ट है ये एक बेहतरीन एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन या इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए जो हमारा एग्जामिनर है, जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बनाता है, इसको ध्यान में रखते हुए और इसके साथ कुछ नंबर्स को ध्यान में रखते हुए अनेकों प्रकार के सवाल बनाता है। और वो सवाल कैसे होते हैं, ये पहले तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उन सवालों को भी देखेंगे। तो आइए समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। ये जो आपके सामने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, जो कि एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। यह एक प्रकार का है समीकरण, और इस समीकरण को हम बीजगणित में कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। अब चूंकि इसको रैखिक समीकरण कहते हैं, और साथ में इसमें आप देख रहे हैं कि एक x है, और x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। तो अब चूंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, इसलिए इसको कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। वेरिएबल को हिंदी में अपन कहते हैं चर। तो इस तरह से इसको कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। पहले तो बात ये समझ लीजिए कि इसको ये कहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये वेरिएबल का क्या मतलब है। चर का ये मतलब है कि जिसका मान, यानी इस x की अपनी अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे ये 1 2 3 4 कुछ भी ले सकता है, कोई भी नंबर ले सकता है। तो इस x की जो वैल्यू है वो बदलती रहती है। इसीलिए चूंकि अब ये परिवर्तनशील है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इसमें आपको a नज़र आ रहा है, b नज़र आ रहा है और c नज़र आ रहा है। ये जो a b c इसमें हैं, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होते हैं? यानी कि वे वैल्यू जो नियत रहती है।
जो वैल्यू क्या रहती है, नियत रहती है। ठीक, तो अब ये सवाल है कि ए बी सी कैसे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट। थोड़ा सा एल्जेब्रा है, बस समझने के लिए ये टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, बाकी आपके सवालों में इनका कुछ यूज नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो ये आर्बिटरी कांस्टेंट है, हिंदी में स्वैच्छिक अचर कहते हैं, नियत कहते हैं। ए बी सी क्या करता है कि एक एक्सप्रेशन के लिए किसी विशेष इक्वेशन में ये विशेष मान रखते हैं। ये तो इससे संबंधित कुछ बातें रहीं। फिर सवाल आता है कि इसका क्या मतलब है, ये क्या है, क्यों है। तो देखिए, ये एक इक्वेशन है, ये एक समीकरण है। समीकरण का यहाँ पे सीधा सा आपसे जो लेना देना है, तो इस समीकरण का हमें लेना देना है इसके सॉल्यूशन से। इस समीकरण का सॉल्यूशन यानी कि इस समीकरण का हल। और जब हम बात करते हैं किसी समीकरण के हल की, तो हल का क्या मतलब है कि इस जो भी समीकरण है, जैसे ये वाला समीकरण है, तो इस समीकरण में जो हमारा x दिया गया है, जो हमारा x दिया गया है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। हमें इसकी क्या बतानी है, वैल्यू। वैल्यू का मतलब कि कोई भी एक संख्या बतानी है, कोई एक संख्या जिसको x के जगह पे इस पूरे एक्सप्रेशन में रख दिया जाए। तो इधर देखिए, ये पूरा इधर का लेफ्ट हैंड साइड है और इज इक्वल टू के इधर जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड है। तो x का ऐसा मान ढूंढना होता है जिसको यहाँ पे रख दें तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाए, और x का यदि जो मान आपको मिलता है उसी को कहते हैं कि वह इस समीकरण का क्या है, हल है। तो आइए कुछ बात करते हैं कि यदि यही समीकरण दिया हुआ है तो इसका हम हल कैसे करेंगे। तो इसका कुछ हल अगर आप निकालना चाहें, x का मान निकालना है, तो ये ax प्लस b इज इक्वल टू सी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस b को इधर लेके जाएंगे, तो इधर बच जाएगा ax और इधर आ जाएगा, पहले से c है और b इसके साथ जुड़ा हुआ है प्लस के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब चूंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ से x इज इक्वल टू लिखेंगे, तो ये जो a है, a को भी इधर लाएंगे, इस वाले साइड में लेके आएंगे। तो इस वाले साइड में पहले से आपका है c माइनस b, और अब आप यहाँ देखेंगे कि a x के साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है, तो a के साथ गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है। और अगर आप इधर पक्षांतर करते हैं तो जो इधर रहता है उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि इधर गुणा है तो भाग है। जैसे यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस। ठीक, तो ये x के साथ गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका a हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपने x की वैल्यू क्या कर ली, निकाल ली। ठीक, तो इस तरह से इन इक्वेशनों को हमें सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि आपको यहाँ पे चाहिए कुछ और एग्जाम्पल्स, ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए बढ़ते हैं। अब देखिए, चूंकि आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन है, ax प्लस b इज इक्वल टू सी। अगर हम इसका कुछ एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल का मतलब कि इसी के जैसा दिखे, तो हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये लिख दिया हमने। ऐसा लिखने से क्या हो गया, देखिए आप यहाँ पे क्या बदला है, सिर्फ a के जगह पे 3 आ गया, b के जगह पे 5 आ गया और c के जगह पे 8 आ गया। तो ये इसी रूप का आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए इसके कुछ सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आप तो अभी समझ गए होंगे कि x का वह मान ढूंढना है जो इस यहाँ पे रख दें तो इस पूरे को क्या करें, संतुष्ट करें। आइए एकदम जीरो से पहले इसको समझते हैं, छोटे छोटे लेवल पे समझते हैं।
एक छोटा सा पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से चूंकि आपको x का मान निकालना है तो x को इधर रखेंगे और ये जो बाकी जो बचा है इसको इधर लेके आएंगे। तो अब लेके आना है तो इधर तो 0 है, अब ये x के साथ चूंकि प्लस रूप में है तो इधर ये आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 0 के साथ माइनस होगा तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं। तो आपने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, x इज इक्वल टू 3। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं छोटा छोटा। मान लीजिए कि ये ऐसा होता x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या करते, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, x इज इक्वल टू इस -5 को इधर लेके जाते तो ये x के साथ माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो इधर आके क्या हो जाता, 5 हो जाता। तो x की वैल्यू आपने यहाँ भी निकाल ली। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चूँकि मैं यहाँ पे आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, पहले आप इस प्रकार के एक्सप्रेशन, इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लें, फिर हम देखेंगे कि हमारे अर्थमेटिक में इसका प्रयोग करके कैसा सवाल पूछता है। ठीक, तो अभी सीखते हैं। अब तीसरा अगर आपने लिया, मान लीजिए कि दिया है x प्लस 7 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब है x का मान निकालना, तो x इज इक्वल टू, अब ये +7 इधर आएगा तो पहले से 8 है, इधर आएगा तो ये -7 दे देगा। तो क्या मिलेगा आपको, 1। यानी x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 1। ठीक, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ प्लस माइनस टाइप का दिया हुआ है। अगर यहाँ पे माइनस दे दिया होता -6 इज इक्वल टू, और इधर भी माइनस मान लीजिए 8 दे दिया होता है, तो x इज इक्वल टू जब आप निकालते हैं तो x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू इधर जाती है और पहले से माइनस है और ये x के साथ माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो इधर आके क्या हो जाता, प्लस। बिल्कुल सही। और देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो 8 में से ये 6 घट जाएगा तो 2 आएगा, और बड़े वाले में से घटा रहे हैं तो इसके सामने का चिन्ह लगाते हैं तो ये -2 हो जाएगा। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पे अगला ले लीजिए एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 8, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो आपको चूँकि x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो इधर आपका रह गया 2x, अब ये 7 को इधर लेके आएंगे तो पहले से 8 है और 7 इस 2x के साथ प्लस के साथ जुड़ा हुआ है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1, यानी कि आपको मिल रहा है 2x इज इक्वल टू 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, चूँकि x का मान निकालना है, तो अब x इज इक्वल टू जब आप यहाँ पे लेंगे तो 2 को कहाँ लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा। तो इधर पहले से 1 है और 2 इस x के साथ गुणा के रूप में है, तो गुणा के रूप में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x की ये वैल्यू आपको मिल गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिया हुआ है इधर 3x प्लस 9 इज इक्वल टू, मान लीजिए लिया है 14। ठीक, यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ में देखिए, तो पहले आप लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 14, 3x इज इक्वल टू 14 और ये 9 चला जाएगा, इसके साथ प्लस है तो इधर आके माइनस दे देगा। ठीक, तो अगले कंडीशन में आपको यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5, यानी कि आपको मिला 3x इज इक्वल टू 5। तो जब आप x इज इक्वल टू निकालेंगे तो 5/3। ठीक, सही पकड़ा है। इधर 3 इसके साथ गुणा था तो इधर आके क्या हो गया, भाग हो गया। ध्यान रखिए इज इक्वल टू ये है तो इसके एक इधर पक्ष है और एक इधर पक्ष है। अगर आप इधर से इधर लेके जाते हैं तो जो
इधर रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा, या दूसरे कंडीशन में आप इधर से इधर लेके आएंगे तो जो इधर रहेगा बाकी पद के साथ वो जिस तरह से जुड़ा रहेगा उसका ठीक उल्टा इधर आके वो जुड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये छोटा सा इक्वेशन सॉल्व करने की स्किल समझ चुके होंगे। एक और छोटा सा मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ और 7 नंबर ले सकता हूँ, थोड़ा समझ जाइए। जैसे दिया है कि 1/2x + 3 = 7, ये दिया हुआ है। इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे करिए, यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2x। पहला काम क्या करेंगे, 3 को इधर लेके जाएंगे, पहले से 7 है, 3 आके इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4। ठीक, यानी कि अभी आपको यहाँ से क्या मिला है, 1/2x = क्या मिला है, 4 मिला है। अब आप क्या देखिए, ये नीचे जो है ना ये भाग है, तो ये 2 इधर भाग है तो इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो और एक का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ से x = ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा क्योंकि इधर नीचे है तो इधर जाके, तो यहाँ से आपको x = 8 मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा कंसेप्ट जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन भी आपको सीखने को मिला होगा। अब जो हमारा मुद्दा है, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं, तो उनको हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस पे सवाल किस तरह के बनते हैं हमारे अर्थमेटिक में और उनको किस तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, बढ़ते हैं। तो देखिए ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने ये नीचे प्रदर्शित हो रहा है और ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे एकदम बेसिक सा सवाल है। अब यहाँ पे चूँकि हम सीख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे, लेकिन एक बात समझ जाइए कि अगर ऐसे प्रश्न हमको नहीं आते हैं सॉल्व करने तो इससे बड़े प्रश्न भी नहीं आएंगे। चूँकि इस सीरीज़ में हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं और उस स्किल की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। कहा है कि किसी संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर 85 प्राप्त होता है, वह संख्या है। ये सवाल है। अब सवाल ये है कि इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, ये कहा है किसी संख्या, तो हमें जब ये किसी संख्या की बात कर रहा है नहीं पता है, तो जब नहीं पता है तो इसके सॉल्यूशन में कुछ इस प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे। जब हमें नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि इसके नीचे कर रहे हैं कि वह संख्या अपनी x है। x का मतलब क्या है, आप समझते हैं कि x एक वेरिएबल है और x वेरिएबल है मतलब ये कोई भी मान ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इसने कहा है कि किसी संख्या के 5 गुने में, तो हमने माना कि वह संख्या क्या है, x है। अब देखो इसकी ये शर्त देखिए, 5 गुने क्या करेंगे, 5 गुना, तो ये संख्या x है। दूसरे स्टेप में दूसरी शर्त लगाएंगे, इसका करेंगे 5 गुना, यानी कि 5 से आप करेंगे गुणा, तो 5x हो जाएगा। ठीक, ये दूसरी शर्त में आपने कन्वर्ट किया। अब कह रहा है कि इसके 5 गुने में क्या जोड़ा गया है, 10, तो आप यहाँ पे प्लस करेंगे और क्या कर देंगे, 10 जोड़ देंगे, बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 85। मतलब यह है कि जब आपकी तो संख्या ये प्राप्त होती है 5x + 10, लेकिन यह कह रहा है कि 85 प्राप्त होता है। आपके हिसाब से प्राप्त हो रहा है 5x + 10 और इसके हिसाब से क्या प्राप्त हो रहा है, 85। मतलब आप दोनों की बात सही है, इसकी भी और आपकी भी। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हम दोनों की बात सही है, यानी कि हम दोनों एक दूसरे के बराबर ही बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे बराबर वाला चिन्ह। अब देखिए ये जो शब्दों में ये जो कंडीशन थी, आपने इसको ये मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लिया, तो ये कैसा एक्सप्रेशन बन गया। अभी जो आपने ऊपर सॉल्व करके आया है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी टाइप का, और इसका सॉल्यूशन तो करने आपको आता ही है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। पहले तो आप यहाँ पे करेंगे 5x इज इक्वल टू, चूँकि x की वैल्यू निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि आपने x माना है, आपने x माना है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब इधर पहले से 85 है, 85 में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा 75, बिल्कुल सही। अब आपको यहाँ से क्या मिला कि 5x इज इक्वल टू 75। आपको निकालना है x का मान, तो x का मान जब निकालेंगे तो x इज इक्वल टू सिर्फ इधर x रहना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे 75, और इधर ये 5x के साथ क्या है गुणा है, तो इधर आके भाग हो जाएगा, और जब 5 से 75 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 15, मतलब कि वह संख्या क्या हो गई 15। ये बात रही, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये तो सॉल्व करने का आसान सा एक बेसिक तरीका है, लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वहाँ सॉल्व करने को तो कहा नहीं जाता है, वहाँ तो हमें ऑप्शन भी दे के रखा होता है। वहाँ हमारे लिए क्या दे के रखा होता है, ऑप्शन भी दे के रखा होता है, ठीक। तो अब तो चूँकि मान लीजिए कि सॉल्व करके हमने ये ला दिया, मान लीजिए कि हम सॉल्व करना नहीं जानते हैं, तो उस स्थिति में ऑप्शन की मदद से किस तरह से एग्ज़ाम में इस सवाल को करते। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा है कि वह संख्या है, तो वह जो संख्या पूछ रहा है इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक तो होगी, कोई एक तो होगी। तो अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे, पहले के पास चलेंगे और ये शर्त लगाएंगे, मान लेंगे कुछ समय के लिए कि वह संख्या 10 है। अब 10 का यहाँ पे 5 गुना करेंगे, पहली शर्त के अनुसार इसका क्या करेंगे 5 गुना, 5 गुना कर दिया तो क्या मिल गया 50। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है 10 जोड़ दीजिए, 10 आप जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा 60। तो ये दो शर्त लगाने के बाद आप कहाँ पहुँच रहे हैं 60। अब देखिए कि ये 85 के बराबर ये 60 नहीं है, अर्थात यह संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ये सभी शर्त लगाते हैं तो यहाँ पहुँचना चाहिए, जबकि ये नहीं पहुँच रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है गलत। अब देखिए ज़रा 15 को चेक कर लीजिए, 15 को क्या करते 5 गुना, तो 5 गुना करते तो आपका आता 75, और 75 में आप 10 जोड़ते तो आपका क्या आता 80। तो अब तो चूँकि इसको हल करके भी लाया है, नहीं भी हल करके लाते तो हम इन शर्तों को इन प्रत्येक पे अप्लाई करके भी ऑप्शन के द्वारा छाट लेते। यहाँ सीख रहे हैं तो ज़रा इसको देखिए कि ये क्यों नहीं होता। अब देखिए ये 20 का जब आप 5 गुना करते, 20 का क्या करते 5 गुना, तो जब 5 गुना करते तब ही ये 100 हो जाता, 10 जोड़ते तो ये तो ऑलरेडी 85 से अधिक हो जाता, तो इसको यहीं पे नहीं होगा। 25 का जब 5 गुना करेंगे तो 20 से ही ज़्यादा है, तो यह भी नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन की सहायता से भी आप ऑप्शन ये सही लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ रही होगी, और नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं और कुछ सवाल देखते हैं, एकदम समझ में आ ही जाएगा। देखिए अब ये आपके पास सवाल है, मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाइए। अब प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ भी वही कहा है, किसी संख्या, अब हमें संख्या नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि वह संख्या x है। अब थोड़ा फास्ट काम करेंगे, और कहा है कि 8 गुने, तो
इसका 8 गुना करेंगे यानी कि 8 का गुणा कर देंगे। में क्या जोड़ने को कह रहा है? कह रहा है 100 जोड़ने को, तो आप 100 जोड़ देंगे। अब ये कह रहा है कि जब आप ऐसा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? इसके हिसाब से 300 प्राप्त होता है और आपके हिसाब से इतना प्राप्त होता है। तो आप और ये दोनों सही हैं, इसलिए बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। क्या मिल जाएगा? 300। और इसको अब सॉल्व करिए, तो इसको आप इधर लेके जाइए, तो आपको इधर मिलेगा 8x इज इक्वल टू, अब 300 में से ये 100 इधर जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? 200। अब x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे? 200 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 से भाग देने पे क्या आता है? 25 है 200। तो आंसर आपका, चूंकि आपने जो x माना था उसका मान निकाल लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 25। ठीक, ये तो हुई कि आप जब ऑप्शन नहीं है सॉल्व करना होगा तो ऐसे करेंगे, लेकिन जब ऑप्शन होगा तो उसको भी सीखिए। ऑप्शन को भी हम लोगों को चेक कर करके जाना है। ऑप्शन को चेक करने चलते हैं, आइए चेक करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको पहले ऑप्शन को चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? किसी संख्या का 8 गुना में 100 जोड़िए। देखिए, इसका 8 गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 में यदि आप 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्या यह 180 300 है? नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। 15 का 8 गुना करेंगे तो 15 वाट है कितना? 15 वाट है 120, और मोटे तौर पे आप इसमें 100 जोड़ेंगे तो ये 220 होगा, 300 नहीं होगा, तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा। 20 का 8 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा, और 160 में 100 जोड़ेंगे तो ये 260 ही होगा, 300 नहीं होगा। तो ये 3 ऑप्शन आप चेक कर रहे थे तो कर दिए गलत। तो जब 3 गलत कर दिए तो चौथे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सही होना इसकी मजबूरी है। तो आप ऑप्शन चेक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। ठीक, क्योंकि सीखना है, और जब प्रश्न रिप्रेजेंट हो तो आप खुद से इन प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, ऑप्शन अभी छुपा के रखते हैं। ठीक, एक प्रश्न अभी आप सॉल्व करके देखिए। देखिए, कहा है कि किसी संख्या के 12 गुने में 80 घटाने पर 100 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जोड़ने के बजाय क्या कर दिया? घटाना। कोई बात नहीं है, क्या प्राप्त होता है? 100, वह संख्या। तो हमें संख्या पता नहीं है तो क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और ये क्या कहा है? इसका 12 गुना, तो 12 गुना कर लेंगे। फिर कहा है 80 घटा दीजिए, तो 80 घटा दिया। घटाने पे अब ये हमको तो ये मिला है, और इसके हिसाब से क्या मिल रहा है? 100 ये मिल रहा है। अब आप यहाँ से x का मान बखूबी निकाल सकते हैं। x 12x जब इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 80 है, 80 घटाने पर तो इधर आएगा, तो इधर चूंकि यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। 100 में 80 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 180। और जब आप यहाँ x इज इक्वल टू निकालेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो जब आप 12 से भाग दे देंगे तो आएगा 15। ठीक, तो ये आपकी वो संख्या हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 15। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप कहेंगे कि नहीं, थोड़ा इसको ऑप्शन से भी करिए। तो आप इसको, अगर मैं कहूँ कि चूँकि अब तो आप समझ गए हैं कि इसका ये वाला ये होगा। ठीक, आप चाहें तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और तरीका हमको समझने की ज़रूरत है कि क्या सभी ऑप्शनों को चेक करना ज़रूरी है।
मैं कहूँगा कि नहीं, सभी ऑप्शनों को चेक करेंगे तो उससे तो बढ़िया है कि सॉल्व कर लें। तो जब आप ऑप्शनों से परिचित होने लगेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑप्शनों को चेक करें। तो आप पूछेंगे कि फिर क्या करें, तो मैं कहता हूं कि ये जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से एक मिडिल वैल्यू चूज कीजिए और वह मिडिल वैल्यू आसान हो। ठीक, तो देखिए इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू 25 है और सबसे लोवेस्ट 10 है। अब इसके बाद आप या 15 चूज कर लीजिए या 20 चूज कर लीजिए, ये दोनों मिडिल में है। तो मैंने कहा कि ठीक है, इन्हीं दोनों में से चूज करना है तो मैं क्यों ना आसान चूज कर लूँ। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों करें कि मिडिल वैल्यू चूज करें। मैं बता रहा हूँ, मिडिल वैल्यू चूज करने से ये फ़ायदा होगा कि जब आप उसके साथ अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके पीछे जाना है कि उसके आगे जाना है। जैसे मान लीजिए कि आप 20 को आपने क्या कर लिया, चूज कर लिया, तो 20 को चूज करेंगे तो इसका 12 गुना जब आप करेंगे, इसका कितना गुना, 12 गुना जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुना ही ना कहा है, तो 12 दुना का 24, 240 हो जाएगा। और 240 में से 80 घटाएंगे तो कभी भी 100 नहीं होगा। तो आपको ये क्या लगेगा, ये ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, ये 160 आ रहा है, तो आपको लग गया कि इसके आगे नहीं बढ़ना है, यानी कि जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब आप इसमें से किसी एक को चेक कर सकते थे और अगर वो सही हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो अगला। जैसे मान लीजिए 10 को ही चेक करते तो इसका 12 गुना यदि आप करते तो तुरंत आपको मिल जाता कितना, 120, और 120 में से 80 घटाने पे कभी भी 100 नहीं मिलेगा। तो यह रॉन्ग हो गया, तो आपने 3 गलत कर दिया, तो जो एक बचा उसका सही होना उसकी मजबूरी है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ और सीखते हैं, 2-3 और सवाल करते हैं ताकि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए। तो ये रहा आपके सामने सवाल, आप इसको करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ूंगा कि आप इसके लिए इक्वेशन बनाइए और इसको करने की कोशिश कीजिए। पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिए। मैं आपको इसको किसके माध्यम से दिखा दूँ, ऑप्शन की मदद से। बिल्कुल सही कहा कि मैं आपको अभी यहाँ इसको ऑप्शन की मदद से दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये आपके सामने ऑप्शन भी रिप्रेजेंट हो गया। आप पहले खुद से भी ऑप्शन को ट्राई कर लीजिए। देखिए, जब ऑप्शन के पास आप जाते हैं तो ये कह रहा है किसी संख्या, देखिए ध्यान से समझिए, किसी संख्या के 2/3 में 14 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है। ठीक, अब यहाँ पे 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब है 2/3, यानी एक ऐसी संख्या चूज करेंगे जिसका 2/3 लेंगे और उसमें से 14 घटा के देखेंगे कि क्या प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, जब इस तरह का सवाल आए और ऑप्शन चेक करना है तो पहले तो आपको यही देखना है कि वह संख्या चूज कीजिए जो 3 से कटती है। तो ठीक है, ये भी 3 से कटती है, लेकिन ये 3 से नहीं कटती है, तो ये तो नहीं होगा पक्का। यहाँ जब आप आएंगे तो देखिए 7 2 9 1 10, तो यह भी 3 से नहीं कटता है, 3 का डिविजिबिलिटी पड़ी है। ठीक, अब आपके पास बच गए 2 ऑप्शन। आपके पास क्या बच गए, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए, मैं क्या कहता हूँ कि अगर पहले को आप चेक करते हैं, इसको चेक करिए, तो क्या करिए, इसको ना, इसका बिना, देखिए इसका 2/3 लेंगे तो निश्चित रूप से इससे कम आएगा। इससे क्या आएगा, कम आएगा। मैं कहता हूँ कि बिना 2/3 लिए ही 14 घटाएंगे तो 100 आएगा। क्या आएगा, 100। इस देखिए 114 में से 14 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 100। तो इसका 2/3 लेके तब घटाएंगे तो ये तो 100 से छोटा मिलेगा।
इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से एक ऑप्शन बचा जिसका सही होना इसकी मजबूरी है। ठीक, तो देखें ये कुछ बेसिक स्किल्स आपकी भी डेवलप होगी कि जब आप इस सवाल को देखेंगे और तुरंत ऑप्शन को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को क्या किए होंगे। जब आपको करना होता तो कैसे करते, मान लेते कि वह संख्या x है, फिर क्या कह रहा है इसका 2/3 लेते और इसमें से क्या घटाते 14, किसके बराबर आता 100 के। ठीक, तो 100 के बराबर आता है। तो जब आप ऐसा करते तो क्या आता 2/3x और 14 को इधर लेके जाते तो आपको मिलता 114। ठीक, अब आप क्या करते, पहले 3 को इधर ले जाइए तो इधर आपका बच जाता 2x और 3 को ले जाते तो 114 गुणे क्या मिलता 3। देखिए इनका गुणा मत कीजिए क्योंकि फिर कटाना ही तो है। अब आप यहाँ पे क्या करते कि x = जब आप लिखते तो 2 इधर गुणा है तो इधर आके क्या हो जाता भाग, यानी 114 गुणे 3/2। देखिए 2 इसको कटा सकता है कितनी बार में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2×5 = 10 और 2×7 = 14, यानी कि 57 गुणे 3 मिल गया। और 57 में अब 3 का गुणा कर लीजिए तो 3×5 = 15, 50 में करेंगे तो 150 हो जाएगा और 3×7 = 21, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 171। और यही आपका क्या था, आंसर था। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक कंसेप्ट से जो बनने वाले बेसिक सवाल हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए बात करते हैं, और मैं आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क छोड़ के जाऊँगा कि आप ये जो प्रश्न है इसको पहले इस प्रश्न को आप खुद से करने की कोशिश करेंगे और बताने की भी कोशिश करेंगे कि आपने इस सवाल का आंसर क्या लाया है। कमेंट बॉक्स में ऐसा अपना कमेंट छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ साफ कर, यहाँ पे ये सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप करेंगे और इसका आंसर, चूँकि एक ऑप्शन भी यहाँ पे हाइड करके रखा गया है, ठीक है, तो आप ऑप्शन के मदद से भी करने का प्रयास कीजिए जो अवेलेबल है, और नहीं तो आप बेसिक से इसको सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर हम लोग अगले सेशन में ये जो कॉन्सेप्ट है 1 लीनियर इक्वेशन का, जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, इसके कुछ और एडवांस वर्जन की हम लोग बात करेंगे कि अभी तो बेसिक लेवल का हमने सवाल देखा है, अब इससे थोड़ा सा कठिन जो सवाल बनते हैं लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके और नंबर को अप्लाई करके जो सवाल बनते हैं उनकी हम बात करेंगे अगले सेशन में। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में और फिर सीखते हैं, अपने लर्निंग को इन्हेंस करते हैं और ऑप्शन सिलेक्शन के अप्रोच को भी इन्हेंस करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।